कल अपन ने क्या पढ़ा था कि हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। कल अपन ने पढ़ा था आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। आज अपना है उसके आगे सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, यानी ऐसे कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं जो हमें मार्गदर्शन देते हैं सामाजिक सुरक्षा का और शिक्षा संबंध। इसमें पहला क्या है कि अनुच्छेद हमारे संविधान में अनुच्छेद 44 अनुच्छेद 44 के अनुसार अनुच्छेद 44 के पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता होनी चाहिए। अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि भारत में जितने भी व्यक्ति निवास करते हैं उनके लिए एक समान आचार संहिता होनी चाहिए जो सबके ऊपर समान रूप से लागू हो। इसके लिए दूसरा है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या है? अनुच्छेद 45 में वर्णन है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके लिए शिक्षा के लिए किसी भी तरह का पैसा वसूल नहीं करना चाहिए। यानी ये व्यवस्था की गई संविधान में कि हमारा संविधान लागू होने के पश्चात 10 वर्षों के अंदर राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि 14 साल तक के बच्चों को, उम्र कितनी 14 वर्ष तक के बच्चों को सरकार अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। तो सामाजिक सुरक्षा के लिए पहला तो क्या था? अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि भारत के पूरे नागरिकों के जो भारत के निवासी उनके लिए एक समान आचार संहिता का निर्माण किया जाए। अनुच्छेद 45 कहता है कि सरकार संविधान लागू होने के पश्चात 10 वर्षों के भीतर ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे प्रत्येक बालक को जिसकी उम्र 14 साल से कम हो वो अनिवार्य शिक्षा देगी और निःशुल्क शिक्षा देगी। इसके लिए उससे कोई पैसा वसूल नहीं किया जाए। फिर अनुच्छेद 46 इसमें क्या कहता है कि भारत के जो भी पिछड़े हुए नागरिक हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको सरकार सुरक्षा प्रदान करेगी जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा तबका, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ, उन सबकी उत्थान के लिए सरकार कार्य करेगी। यानी उनकी शिक्षा और आर्थिक उन्नति के लिए सरकार प्रयत्न करेगी। ये अनुच्छेद 46 के अंदर वर्णित है। अब अनुच्छेद 47 कहता है अनुच्छेद 47 क्या कहता है
कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे सब लोगों का सामाजिक स्तर, उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा उठे और राज्य समाज में जो नशे की लत, मादक पदार्थ जो नशे के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन पर सरकार पाबंदी लगाएगी, अंकुश लगाएगी, जिससे जनता का सर्वांगीण विकास हो सके। 42वें संविधान संशोधन में 42वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें 48 के अनुच्छेद जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? 48 है। इसमें ये प्रावधान किया गया कि सरकार पर्यावरण की रक्षा करेगी, क्योंकि पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। यदि पर्यावरण प्रदूषित है तो अच्छी प्रकार से व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाता। तो 42वें संविधान का संशोधन किया गया, उसमें 48 का जोड़ा गया। उसमें 48 का जोड़ा गया। तो सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी जो निर्देशक तत्व थे वो अनुच्छेद 44 से लेकर 48 के तक हमारे संविधान में रखे गए, जो ये सरकार को पथ प्रदर्शित करते हैं कि सरकार को किस तरीके से ये कार्य करने चाहिए। फिर आगे वाला जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या कहता है कि पंचायत राज, प्राचीन स्मारक तथा न्याय संबंधी निर्देशक तत्व। पंचायती राज का उद्घाटन सर्वप्रथम राजस्थान में ही हुआ था, जब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने राजस्थान के नागौर जिले पंचायती राज का उद्घाटन किया था सर्वप्रथम, और ये पूरे देश में लागू हुआ। तो पंचायती राज, प्राचीन स्मारक जो हमारे इतिहास को गौरवान्वित करते हैं, न्याय संबंधी निर्देश, इन तत्वों को भी शामिल किया गया। अनुच्छेद 40 पंचायती राज में अनुच्छेद 40, इसमें ये व्यवस्था की गई कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 40 का कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे ग्राम पंचायतों का गठन हो, क्योंकि भारत गांवों में निवास करने वाला देश, और इन पंचायतों के गठन के लिए ये व्यवस्था की गई कि ये पंचायतें स्वशासी संगठन होंगे और ये अपना काम बिना किसी बाधा के ग्राम स्तर पर कर सके। अनुच्छेद 49 ये कहता है कि सरकार का ये दायित्व है कि हमारे जो प्राचीन
स्मारक हैं उनकी सुरक्षा की जाए, क्योंकि वो देश के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाते हैं। तो सरकार का ये दायित्व है कि सरकार इन प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा करे, इनको कुरूप होने से बचाए। और जैसे संसद है, संसद भवन को भी कोई कुरूप करना चाहे, उसका उस पर किसी भी तरह का अतिक्रमण करने का प्रयास करे, तो सरकार का दायित्व है कि वो उनकी रक्षा करे। और जो हमारे प्राचीन स्मारक हैं, सरकार जैसे मान लो प्राचीन बहुमूल्य कृतियां हैं, उनको विदेशों में निर्यात नहीं किया जा सकता। तो सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि वो विदेशों में जो निर्यात करने की लोग 2 नंबर में भी चोरी छिपे भी विदेशों को भेज देते हैं, तो सरकार का ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो उनके निर्यात पर रोक लगाए और उन पर चोरी छिपे भी जो उनका विदेशों में भेज देते हैं, उन पर पूर्णतया रोक लगाई जानी चाहिए। ये कहता है हमारा अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 में ये वर्णित है कि राज्य की जो न्यायपालिका है वो पूर्णतया स्वतंत्र होनी चाहिए। राज्य की न्यायपालिका पूर्णतया स्वतंत्र होनी चाहिए। न्यायपालिका को कार्यपालिका से मुक्त होना चाहिए। कार्यपालिका का कोई दबाव न्यायपालिका पर नहीं हो, और राज्य का ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखे। क्या है ये निर्देशित तत्व? कि राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूर्णतया स्वतंत्र रखे, जिससे न्यायपालिका जो हमारे प्रजातंत्र का मूल स्तंभ है, प्रजातंत्र का मूल स्तंभ है, वो सुरक्षित रह सके और अपना काम सुचारू रूप से कर सके। इस तरह से अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 49 और अनुच्छेद 50 इसमें पंचायती राज 40 में वर्णित है प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा, अनुच्छेद 49 में वर्णित है न्याय संबंधी जो निर्देश है वो अनुच्छेद 50 में वर्णित है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को पूर्णतया स्वतंत्र होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का दखल कार्यपालिका का न्यायपालिका में ना, जिससे हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो अच्छे तरीके से काम कर सके। अब है आगे का जो निजी निर्देशक तत्व है वो है अंतरराष्ट्रीय शांति, यानी पूरे विश्व में ऐसे अपना ये नीति निर्देशक तत्व कहता है कि हमारे संविधान की ये भावना है कि संपूर्ण विश्व में शांति, यानी युद्ध न हो, शांति बनी रहे। तो सरकार ऐसी नीति अपनाए जिससे संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करने में योगदान दे सके और पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, युद्ध न हो। और सुरक्षा संबंधी निर्देश
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देश। इसमें राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्या दिया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहे। यानी भारत ऐसी नीति अपनाएगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति बहाल होने में सहयोग मिले। पहला काम है कि राज्य ऐसी नीति का अवलंबन करेगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। राज्य संसार के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण संबंधों को स्थापित करने में अपना योगदान देगा। कि विभिन्न राष्ट्र हैं, उनमें यदि कोई मनमुटाव है तो राज्य का यह उत्तरदायित्व है। हमारे संविधान में दिशा निर्देश दिया गया है कि वो ऐसे कदम उठाए जिनसे उन दोनों राष्ट्रों के मनमुटाव में यानी उनकी कटुता में कमी आए। कानून और संधियों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो कानून और संधियां होती हैं एक राष्ट्र के प्रति दूसरे राष्ट्र से, तो राज्य का ये दायित्व है कि भारत सरकार उन कानूनों और उन संधियों का पालन करे। यानी जो संधियां हुई हैं भूतकाल में, वो वर्तमान में हुई है, भूतकाल में हुई है, उनका राज्य को पूर्णतया निष्ठा से पालन करना चाहिए। राज्य में जो अंतर्राज्यीय विरोध होते हैं, मनमुटाव होते हैं, तो राज्य का ये उत्तरदायित्व बनता है। हमारे राष्ट्र को हमारा संविधान मार्गदर्शन देता है कि उनके बीच में उनकी कटुता को हल करने में, उनके बिगड़े हुए संबंधों को सुधारने में राज्य भारत मध्यस्थता करे और उस मध्यस्थता से उनके जो मनमुटाव है उनको सुलझाने का प्रयास करे। तो हमारे नीति निर्देशक तत्व हमें ये कहते हैं कि राज्य ऐसी नीति अपनाए जिससे विश्व के अंदर शांति बनी रहे। राज्य क्या करे? ऐसी नीति अपनाए जिससे विश्व में शांति बनी रहे। अब है यानी जो हमारे नीति निर्देशक तत्व अपन ने पढ़े उनका महत्व क्या है। नीति निर्देशक तत्व हमारे शासन के मार्गदर्शक तत्व हैं। इनका व्यवहारिक रूप से भी अत्यधिक महत्व है। हालांकि इनके पीछे न्यायिक ताकत नहीं होती, परंतु ये ऐसे आदर्श हैं जिनके पीछे जनमत की शक्ति होती है। प्रजातंत्र के अंदर जनमत की शक्ति ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। जनमत का ही प्रजातंत्र में सम्मान किया जाता है और उसी की भावनाओं के अनुरूप शासन चलाया जाता है। तो नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति होती है। ये अत्यधिक महत्व रखते हैं। किन कारण से? शासन के लिए एक आचार संहिता का काम करते हैं। कानूनन मानते नहीं उसे, परंतु एक ऐसी आचार संहिता शासन को दिखाते हैं कि इस तरह से यदि शासन संचालित किया जाए, ऐसी नीतियां अपनाई जाएं, तो
है और राज्य का अंतिम उद्देश्य शासन का अधिकतम जन कल्याण करना होता है। तो ये शासन के लिए एक आचार संहिता का काम करते हैं। इसलिए इनके पीछे जनता की शक्ति निहित होती है। तो कोई भी सरकार इनकी अवहेलना या अनदेखी नहीं कर सकती। क्यों? प्रजातंत्र के अंदर जनशक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए इन निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति है। तो कोई भी सरकार हो वो इनकी अनदेखी नहीं कर सकती। ये एक ऐसी आचार संहिता का निर्माण करते हैं तो जिसके अनुसार राज्य को अपना शासन चलाना पड़ता है, नीतियों का निर्धारण करना पड़ता है। दूसरा, ये लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा प्रदर्शित करते हैं। नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा यानी ऐसी नीतियां जिससे अधिकतम जन कल्याण हो, जनता का अधिक से अधिक फायदा हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक आर्थिक फायदा हो, आर्थिक कल्याण हो, सामाजिक कल्याण हो, राजनीतिक कल्याण हो, किसी भी तरह का अधिकतम कल्याण के लिए ये मार्गदर्शन देते हैं। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं। यानी नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य यानी सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो, जो अधिकतम जनता का अधिकतम कल्याण करने की रूपरेखा ये तैयार कर। तो नीति निर्देशक तत्वों का महत्व है कि ये लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा तैयार कर। तीसरा, ये शासन के मूल्यांकन का आधार है। अपन प्रजातंत्र के अंदर कौन सा शासन अच्छा है, यानी कौन सी सरकार अच्छी है, किसने अच्छे तरीके से शासन चलाया, उसका मूल्यांकन करने के का आधार क्या है? ये नीति निर्देशक तत्व ही है जो इनके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है कि किस सरकार का शासनकाल अच्छा रहा और किसका अच्छा नहीं रहा। ये सरकारों के विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन इनके द्वारा किया जाता है और उसी मूल्यांकन के आधार पर उसकी कैटेगरी बनाई जाती है कि यह सबसे अच्छी सरकार थी, ये उससे कम थी। इस तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। अब इनका वो ये महत्व है कि ये संविधान के क्रियान्वयन में सहायक है। संविधान में जो बातें वर्णित हैं, जो बातें लिखी गई हैं, उनको काम में लेने के लिए यानी उनका क्रियान्वयन करने के लिए ये नीति निर्देशक तत्व सहायक होते हैं। ये सत्ता को ये निर्देशित करते हैं कि किस तरह से शासन चलाना है। भारत में न्यायपालिका, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो ये निर्णय करती है कि हमारा शासन संविधान के अनुसार चलाया जाता है या नहीं चलाया जाता। तो ये नीति निर्देशक तत्व ये इंगित करते हैं कि संविधान का कितना क्रियान्वयन हो। पांचवा है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक।
व्यवस्था सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करने में सहायक होते हैं। कैसे? इसके लिए इनके मार्गदर्शन से यह तय किया जाता है कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष को ये निर्देशित करते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, स्थान, रंग इनके अनुसार कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये तय करते हैं या मार्गदर्शन देते हैं कि समाज में जो जितने भी वर्ग हैं वो सब समान रूप से रहें, उनमें कोई ऊंच नीच की भावना न हो। आर्थिक परिवर्तन यानी ऐसी नीति अपनाई जानी चाहिए जिससे जो कमजोर तबका है समाज का उसको भी उत्पादन के साधनों में बराबर का भाग मिले। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये हुआ सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में ये सहायक होते हैं।